हाय दोस्तों, आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे कक्षा 10 साइंस। चैप्टर है प्रकाश। तो पहली पर डेफिनेशन है, प्रकाश क्या है। डेफिनेशन है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि एक ही सीधी रेखा में प्रकाश चलता रहता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। वस्तुएं और माध्यम। वस्तुएं होती हैं जैसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं। ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका अपना प्रकाश होता है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य, मोमबत्ती और जलता हुआ बल्ब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं या दीप्तमान वस्तुएं कौन सी हैं, तो इसको लिखेंगे हम जिनका अपना प्रकाश होता है, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण सूर्य, मोमबत्ती, जलता बल्ब। फिर आता है अप्रदीप्त वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, उनको बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। उदाहरण जैसे चांद हो गया, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे हम। पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। पारदर्शी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें आर पार दिखाई दे, जैसे उदाहरण कांच, साफ पानी या फिर हवा। ये कहलाएंगे हमारे पारदर्शी, जिनमें हम आर पार देख सकें। अपारदर्शी पदार्थ जिनमें आर पार ना दिखे, जिनमें हम आर पार नहीं देख पाते, वो होते हैं हमारे अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, ईंट, ठीक, ये हो जाएंगे हमारे अपारदर्शी। एक होता है पारभासी। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें देखने पर हमें धुंधला दिखाई देता है, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। तो ये क्या है? हमारे पारभासी पदार्थों के प्रकार हैं। के बाद आता है किरण पुंज। अब किरण पुंज क्या है? एक पॉइंट है विभिन्न किरणों का समूह। डेफिनेशन है इसकी, परिभाषा, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज, एक बिंदु से निकलकर फैलता है, जैसे टॉर्च। उदाहरण टॉर्च या प्रोजेक्टर। टॉर्च एक बिंदु से प्रकाश निकलेगा और चारों दिशाओं में फैल जाता है। सेम इसी प्रकार प्रोजेक्ट का कार्य है, प्रोजेक्टर का, वो भी इसी प्रकार कार्य करता है। तो ये कहलाते हैं हमारे अपसारी किरण। फिर आता है हमारा समांतर किरणें। समांतर किरणें ये क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर चलती हैं। एक दूसरे के समांतर चलेंगी ये किरणें। जैसे उदाहरण के लिए लेजर लाइट या सूर्य का प्रकाश, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। फिर आता है अभिसारी। भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अभिसारी किरणें। जैसे ये एक बिंदु है, यहाँ से विभिन्न दिशाओं से ये आ रही हैं किरणें, एक ही बिंदु पर फोकस करते हैं। जैसे मैग्नीफाई ग्लास होता है, जो कुछ इस टाइप से बना होता है, इससे सारी सूर्य की जो किरणें हैं वो एक ही जगह फोकस करती हैं। तब प्रकाश का परावर्तन, यहाँ सबसे पहले ये दिखाया गया है, जो प्रकाश है उससे आने वाली जो ये किरणें हैं उन्हें बोलते हैं आपतित किरण। जब यह आपतन बिंदु से टकराकर ये वापस जाएगी, उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। दोनों के बीच जो रेखा दिखाई दे रही है ये कहलाती है हमारी अभिलंब। ये परावर्तक तल है, चिकना तल, जिस बिंदु पर ये आपतित किरण गिरती है और जहाँ परावर्तित होती है उस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु। अब अभिलंब के और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना है वो कहलाता है आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना है वो कहलाता है हमारा आर। आई को हम
आपतित कोण भी कहते हैं, आर को परावर्तित कोण कहते हैं। चलते हैं आगे। परिभाषा डेफिनेशन, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के क्या नियम हैं? परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीनों एक ही तल में होते हैं, ये समझेंगे हम। तीनों एक ही तल में, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं जो आपतन बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है। जो यहाँ पर है आपतित कोण I और परावर्तित कोण R, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कोण I बराबर कोण R। यदि आपतन कोण 20 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री होगा। चलते हैं आगे। समतल दर्पण। अब समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं या कहलाता है। विशेषताएं क्या हैं इसकी? समतल दर्पण की विशेषताएं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर बनता है। जैसे हमारा शीशा होता है जिसमें चेहरा देखते हैं हम, वो होता है हमारा समतल दर्पण। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितने आगे वस्तु है, यानी कि हम शीशे दर्पण के सामने जितने दूर होंगे उतना ही हमें शीशे में भी दूर दिखाई देगा। पार्श्व परिवर्तन, इस समतल दर्पण में क्या होता है, जो बायां भाग है वो दायां दिखाई देता है। जैसे इसका उपयोग कहाँ होता है समतल दर्पण का? चेहरा देखने में या पेरिस्कोप में, इन दो में हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल किसी खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो। जैसे यहाँ दिखाया गया है, परावर्तक तल ये है, इधर एक कली की हुई है, परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, उसे कहेंगे हम अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, यह है हमारा उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक तल इधर है, इधर कली की हुई है, तो ये है हमारा उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। चलते हैं दर्पण के मुख्य पद। अब दर्पण के मुख्य पदों को समझेंगे। ये हमारी है मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा दर्पण। अब ये लाइन खींची हुई है, ये कहलाते हैं कलई या पोलिस। मुख्य अक्ष इस दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को कहेंगे हम ध्रुव। ध्रुव के आगे होता है एफ, फोकस। फोकस के इधर सी लिखा हुआ है, ये कहलाता है वक्रता केंद्र। अब ध्रुव और एफ तक के जो बीच की दूरी है, ध्रुव और एफ के बीच की दूरी है, उसे कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम एफ से नोट करते हैं। ध्रुव और वक्रता के केंद्र के जो बीच की दूरी है, सी के और पी के जो बीच की दूरी है, उसे कहेंगे हम वक्रता त्रिज्या, जिसको नोट करते हैं हम आर से। देखते हैं ध्रुव पी, पी क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु होता है। ये जो दर्पण है इसका जो मध्य बिंदु है वो कहलाएगा हमारा ध्रुव। वक्रता केंद्र सी, उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण बना है, उस गोले का केंद्र है जिससे ये दर्पण बना है। यदि हम इस तरह से देखें तो ये एक गोले का एक भाग है, तो जहाँ इसका सेंटर है वो कहलाएगा इसका वक्रता
केंद्र। वक्रता त्रिज्या r, P और C के बीच की दूरी को, P के और C के जो बीच की दूरी है उसे बोलेंगे हम वक्रता त्रिज्या। फोकस F, जहाँ समांतर किरणें मिलती हैं वो कहलाएगा हमारा फोकस। फोकस दूरी P और F के बीच की दूरी को, P के और F के जो बीच की दूरी है उसे हम फोकस दूरी बोलेंगे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, F बराबर r/2। तो है अवतल दर्पण के उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण के हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। हजामत दाढ़ी बनाने में, चेहरा बड़ा दिखता है अवतल दर्पण में। टॉर्च वाहनों के हेडलाइट में। शक्तिशाली समांतर किरण पुंज के लिए जिससे रोशनी ज़्यादा फैले। डॉक्टरों द्वारा कान नाक गले के इलाज में जो उन पर होता है वो अवतल दर्पण होता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में जिससे सूर्य का सारा प्रकाश एक जगह ही केंद्रित हो। अवतल दर्पण अभिसारी होता है, यह हमें याद रखना है। जो अवतल दर्पण होता है वो होता है अभिसारी। इसकी विशेषता क्या है, यह छोटा बड़ा वास्तविक काल्पनिक सभी प्रकार के प्रतिबिंबों को बनाता है। इसके बाद आता है उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी कि उत्तल दर्पण के हम उपयोग कहाँ करते हैं। साइड मिरर में, जो हमारे वाहन होते हैं उसकी साइड में जो शीशा लगा होता है उत्तल दर्पण के उपयोग होते हैं। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी कि जो ये साइड मिरर होता है पीछे कितनी भी बड़ी वाहन आ रहा हो उसको ये छोटा करके दिखाता है। सड़क पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण अभिसारी होता है और अवतल कैसा होता है, अभिसारी, और ये होता है अपसारी। इसकी विशेषता है यह हमेशा वस्तु को छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा क्या करेगा, वस्तु को छोटा करके दिखाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। आते हैं चिन्ह परिपाटी दर्पण के सूत्र के लिए। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। जो ये हमारा ध्रुव है सभी दूरियां यहाँ से नापी जाएंगी। आपतित किरण की दिशा धनात्मक होती है। कोई भी किरण यदि आती है तो उसकी दिशा क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर विपरीत दिशा जाएगी तो वो ऋणात्मक कहलाएगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी वो होगी ऋणात्मक। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक। अब दर्पण का जो फॉर्मूला है वो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर ये क्या है, v u f, तो v बराबर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f फोकस दूरी है। यह फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है UVF में संबंध बताइए, तो यही आपको फॉर्मूला लिखना है। के बाद आता है आवर्धन। परिभाषा है प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका सूत्र है आवर्धन m बराबर, यानी कि आवर्धन को हम किससे नोट करते हैं, m से, h'/h, या हम बराबर कर सकते हैं -v/u। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जो आवर्धन है वो हमारा ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, ऋणात्मक। धनात्मक आता है इसका मान तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा। आवर्धन का ये नोट पॉइंट है, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता। तो ये था हमारा प्रकाश चैप्टर, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य थे परीक्षा की दृष्टि से, जो इसी में से पूछा जाता है।